नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल RKSDR GKGS स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे ग्लोब के बारे में। ग्लोब में जानेंगे कौन सी अक्षांश रेखा है, कौन सी देशांतर रेखा है, कौन सी कर्क रेखा है, कौन मकर रेखा है और ये सभी रेखाएं कितने अक्षांश पे हैं, कितने देशांतर पे हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। है ग्लोब। अब हम जानेंगे कि ग्लोब किसे कहते हैं। ग्लोब किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के प्रारूप को ग्लोब कहा जाता है। यानी जैसी हमारी पृथ्वी का आकार है सेम उसी आकार का ग्लोब को बनाया गया है और यह हमारे पृथ्वी के प्रतिरूप के रूप में ये इसे माना जाता है। तो चलिए देखें। और जो विश्व का प्रथम जो ग्लोब है मार्टिन बेहम, विश्व में प्रथम ग्लोब मार्टिन बेहेम ने बनाया था। जिसका प्रथम ग्लोब मार्टिन बेहेम ने बनाया था, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। ये जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने ही इसका प्रथम ग्लोब बनाया। तो अब चलिए देखते हैं ग्लोब पर जो हम अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, अन्य रेखाएं देखते हैं। और ये जो सभी रेखाएं हैं ये पृथ्वी पे कहीं है नहीं, एक कल्पना करके ये मानी गई हैं। इस नाते इन्हें काल्पनिक रेखाएं कहा जाता है। तो यहाँ पे ग्लोब पे एकदम बीचों बीच में ये जो रेखा दिखाई गई है यह जीरो अंश अक्षांश रेखा है। जीरो अंश अक्षांश रेखा जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत यहाँ रहेगा, विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है या इसे जीरो अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं, क्योंकि यह ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। इसके ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है। ये होता है उत्तरी ध्रुव, जो कि ये 90 अंश पे होता है, और इसके नीचे के भाग को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, जो कि ये भी 90 अंश पे होता है। और ये जो भूमध्य रेखा होती है यह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। इससे जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, उत्तर की ओर जाते हैं, इन रेखाओं की जो दूरी है वो कम होती चली जाती है। यहाँ पे हम आएंगे 23.5 अंश, 23.5 अंश, या इसे हम बोल सकते हैं 23 अंश 30 मिनट भी बोल सकते हैं। इसे 23 अंश और 30 मिनट भी बोल सकते हैं। इसे कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा इसे कहा जाता है, जो कि भारत के मध्य से होकर जाती है, भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। और कौन कौन से राज्यों से होकर जाती है इसकी ट्रिक मैं पहले वीडियो में बनाकर डाल चुका हूं, उसे आप देख सकते हैं। तो ये कर्क रेखा है और फिर इसी इतने 23.5 अंश दक्षिण, 23.5 अंश दक्षिण जो ये रेखा होती है इसे हम मकर रेखा कहते हैं। ये 23.5 अंश ये दक्षिण होती है। और इस बीच में जो भूभाग है, यहाँ जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं। इस नाते इस क्षेत्र पर गर्मी अधिक पड़ती है। यहाँ पर जो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून को, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून को सीधी चमकती हैं और पूरे उत्तरी गोलार्ध में 21 जून जो होता है वह सबसे बड़ा
दिन होता है। ठीक इसी का अपोजिट यहाँ मकर रेखा पर इसका प्रभाव पड़ता है। जब यहाँ सबसे बड़ा दिन होगा तो यहाँ पर सबसे बड़ी रात होगी, और यहाँ पर जो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं वह है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, यहाँ से जाती हैं, और भूमध्य रेखा पर 21 मार्च, भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को इस पर सीधी पड़ती हैं, क्योंकि 22 दिसंबर से जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे इधर सीधा पड़ने लगता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि 21 मार्च को सीधा यहाँ पड़ता है, और जब यहाँ पहुंच जाता है फिर यहाँ से लौटते आता है फिर 23 सितंबर पर, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। और आपको ये बता दें पहले कि जो सूर्य है वह अपने स्थान पे स्थिर है, केवल हमारी पृथ्वी ही यह चक्कर काटती रहती है, सूर्य का अपने अक्ष पर घूमती रहती है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, और फिर 365 दिन में सही 1/4 दिन में ये पूरे सूर्य का चक्कर कर लेती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ये जो भाग है कर्क रेखा और मकर रेखा का जो भाग है, यहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, और इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि सबसे गर्मी यहाँ पड़ती है। और यहाँ इस भाग पे, इस अक्षांश पे जो भी देश आते हैं वहाँ के लोग अक्सर ये देखा जाता है कि सावले होते हैं या काले होते हैं, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती है उनको झोंक देती हैं। इसके बाद यहाँ कर्क रेखा से ऊपर जाएंगे, और ये जो रेखा है इसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं, जो कि ये 66.5 अंश पे होता है। ये 66.5 अंश पे होता है। इस और ठीक यहाँ पे 66.5 अंश पे ये आ जाएगा, ये इसे अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। और इसका जो जलवायु होती है इस बीच के भूभाग की, यहाँ उष्ण और शीत जो दोनों होती है, इस नाते इसे शीतोष्ण यानी शीत उष्ण दोनों होता है। यहाँ ठंडी और गर्मी दोनों पड़ती है, और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे होता है। ये जो रेखा होती है कर्क रेखा के ऊपर, ये भी शीतोष्ण कहलाती है। शीतोष्ण, ठीक है। जलवायु यहाँ भी शीत और उष्ण दोनों होता है, क्योंकि भारत का आधा जो उत्तरी भाग है इसी के अंतर्गत आता है, उत्तरी भारत। और ये आर्कटिक वृत्त से उत्तरी तक ये जो सभी भाग हैं ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। शीत कटिबंध कहलाते हैं। और ठीक यहाँ पर जो भाग होते हैं 66.5 अंश दक्षिण में, ये भी शीत कटिबंध कहलाते हैं। शीत कटिबंध कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत कम पड़ती है, और यहाँ पर ध्रुवों पर जो भाग होता है वो हमेशा बर्फ से जमा रहता है, और यहाँ पर 2 से 5 किलोमीटर तक मोटी बर्फ की चादरें ढकी रहती हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये सभी प्रमुख अक्षांश रेखाएं हो गई, और इसपे अन्य अक्षांश रेखाएं भी हम देखते हैं। इसी प्रकार से अन्य अक्षांश रेखाएं भी इस पे ऐसे दिखाई देती हैं। ये सभी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ऐसे सभी होती हैं। इन सभी रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा से ऊपर 90 अंश तक एक एक अंश पर 90 रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं यहाँ 90 होती हैं, और फिर दक्षिणी ध्रुव में भूमध्य रेखा से दक्षिण में यहाँ भी एक एक अंश पर 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो सब मिला के 90 भूमध्य रेखा से ऊपर और 90 यहाँ भूमध्य रेखा से नीचे दक्षिण में, ये 180। और भूमध्य रेखा जो है इसको भी मान लेते हैं, तो इनकी जो संख्या हो जाती है 181 संख्या हो जाती है। अक्षांश
रेखा की जो संख्या हो जाती है 181, 90 इधर 90 इधर और एक भूमध्य रेखा 181 हो जाती है। अब ठीक इसी प्रकार से हम ग्रुप पर इधर उत्तर से दक्षिण की तरफ भी ये रेखा काल्पनिक रेखा होती है, ठीक है, जिसे हम प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। इसके इधर के भाग को पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है और इसके इधर के भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है, पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। और इसी प्रकार से इस पे अन्य भी रेखाएं होती हैं, इसी प्रकार से इस पे अन्य बहुत सी रेखाएं होती हैं और इनकी जो संख्या होती है वह 360 होती है। देशांतर रेखा की जो संख्या होती है वो 360 होती है, ठीक है। 180 इधर होती है और 180 इधर होती है। और ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, सूर्य का प्रकाश एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में 4 मिनट का समय लेता है, 4 मिनट का समय लेता है। और ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं एक दूसरे से जो इनकी दूरी होती है 111 किलोमीटर। अक्षांश रेखा, एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है इनकी दूरी। और ये देशांतर रेखाएं, ये एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर सूर्य का प्रकाश पड़ने में 4 मिनट का समय लगता है। और देशांतर रेखाओं की संख्या होती है 360 होती है। तो ये हो गया प्रमुख अक्षांश और देशांतर रेखाएं और ये सभी। और जो इससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, क्योंकि यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।